हेलो एंड वेलकम टू क्लास यूपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग द हिंदू के न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे और ये एक बाइलिंगुअल डिस्कशन होगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लोग जुड़ सकते हैं, राइट। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूज़ आइटम है दैट इज ऑल अबाउट इंडिया रिटरेट्स कॉल फॉर अ सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट। तो इंडिया ने एक बार फिर एक सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट, एक संप्रभु 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 जानते हैं ना, कि वो ऐसा कोई देश जो कि अपने जो भी निर्णय हैं एक्सटर्नल अफेयर्स में, उसके विदेशी मामलों में निर्णय लेने का खुद हकदार हो, उसको बोलते हैं सॉवरेन या संप्रभु। तो ऐसा न लगे विश्व समुदाय को कि भारत अगर ये जो करंटली जो इज़राइल और हमास के बीच में जो एक वार चल रहा है, उसमें भारत अगर इज़राइल का समर्थन कर रहा है तो केवल इस वजह से कर रहा है क्योंकि जो हमास है वो एक आतंकवादी संगठन है और भारत कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकता है और हमेशा आतंकवाद के विरोध में ही खड़ा होना, यही भारत की नीति है। तो लेकिन इसके साथ साथ विदेश नीति में एक संतुलन भी स्थापित करना होता है। तो भारत की एक जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो पॉलिसी रही है वो हमेशा से रही है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में एक अलग फिलिस्तीन देश बनाया जाना वो भी एक जरूरी है। तो भारत ने एक बार फिर उस जरूरत को फिर से हाईलाइट किया है कि इंडिया इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ अ सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट। तो फर्स्ट न्यूज हमारी इसके बारे में रहेगी। दूसरी न्यूज जो हमारी है वो है मिशन लाइफ स्टाइल। अभी जो G20 समिट हुई थी उसके बाद जितने भी स्पीकर्स हैं, G20 के जो स्पीकर्स हैं, एक उसकी समिट चल रही है इस समय। तो उसमें इस बात को हाईलाइट किया गया है हमारे स्पीकर जो ओम बिरला जी हैं उनके द्वारा कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है दैट शुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, दैट शुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो हमें एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को फॉलो करना होगा। केवल नियम बना लेने से, कन्वेंशन साइन कर लेने से कुछ भी नहीं होगा। ये उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हाईलाइट की है। तो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है मिशन लाइफस्टाइल पे होगी। देन नेक्स्ट हमारा जो न्यूज आइटम है वो है इंडिया कनाडा रिलेशंस पे। आपको पता है कि अभी जो निज्जर की जो आतंकवादी एक निज्जर हरदीप निज्जर जो कि कनाडा में मारा गया, उसके बाद जस्ट जैसे ही G20 से वापस जाते हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जाते ही वहां पर इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया कि इंडिया वाज इन्वॉल्व्ड इन निज्जर्स किलिंग। तो वो एक तो उनका बड़ा ही बेबुनियाद सा उनका आरोप था। तो इंडिया ने उसका विरोध किया और इंडिया ने उनको एक वार्निंग भी दी कि आप अपने डिप्लोमेट्स को एक नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स, इंडिया ने बोला कि आप एक्स्ट्रा जो डिप्लोमेट्स हैं आप उनको वापस बुला लीजिए। तो और उसी के तो इंडिया ने अभी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बोला है कि जो कोर इशू है वो समझा, मतलब विश्व समुदाय को, वर्ल्ड कम्युनिटी को ये बताना जरूरी है कि कोर इशू क्या है इंडिया और कनाडा के बीच में। जो डिटेरियरेटिंग जो रिलेशंस हैं इस समय, जो खराब हो रहे रिश्ते हैं, उसमें जो मुख्य मामला है वो क्या है। कोर इशू इज दैट कि कनाडा इज बिकमिंग डे बाय डे अ सेफ हेवन फॉर क्रिमिनल्स, फॉर टेररिस्ट। सो कनाडा को इस बात की तरफ गौर करना चाहिए कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से कनाडा इस तरीके से कनाडा शो हो रहा है कि वो जो भारत विरोधी जो शक्तियां हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, कनाडा ऐसा लग रहा है और ऐसा देखा भी गया है और उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो ऐसे आरोप इंडिया पे लगाते हैं उल्टा। मतलब उनको खुद खुद के गिरेवा पे देखना चाहिए झांक के कि वो ऐसे आतंकवादियों को वहां पर शरण देते हैं। वो कनाडा इज बिकमिंग अ सेफ हेवन फॉर सच टेररिस्ट और वो इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि इंडिया इज स्पाइंग ऑन देयर नेशन, इंडिया इज इन्वॉल्व्ड इन
दे आर एलिजिंग, वो एलिगेशन लगाते हैं कि इंडिया इन्वॉल्व्ड है ऐसे आतंकवादियों के हत्या में। तो एक ये इशू हम लोग डिस्कस करेंगे। देन फोर्थ एंड लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट इशू होगा वो होगा टी इंडस्ट्री इज फेसिंग एन एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस, सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, तो वो हम लोग रीजंस कुछ देखेंगे कि उसके पीछे के कारण क्या हैं, इस फाइनेंशियल क्राइसिस के जो रीजन है वो क्या है। तो हम लोग सबसे पहले अपने फर्स्ट न्यूज आइटम पे आते हैं, दैट इज इंडिया रिटरेट्स कॉल फॉर अ सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट। सो जो न्यू दिल्ली है उसने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने ये क्लियर किया है कि लॉन्ग स्टैंडिंग और कंसिस्टेंट पॉलिसी जो हमारी पैलेस्टाइन स्टेट के बारे में रही है, इट इज स्टिल अनचेंज्ड। वो हमारी जो नीति रही है कि हम एक संप्रभु एक सॉवरेन फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। तो वो हमारी बात पे हम अभी भी टिके हुए हैं, राइट। तो अब ये बात एकदम क्लियर हो गई है। कुछ देश ऐसा एलिगेशन लगा रहे थे कि इंडिया कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ करके इजराइल का समर्थन कर रहा है, जो इस समय जो इजराइल और, आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में, इसको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध न कह करके हमें इजराइल और हमास के बीच का युद्ध कहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक फिलिस्तीन में सक्रिय एक काफी कुख्यात आतंकवादी संगठन है हमास, वो शामिल है इसमें, राइट। तो अभी इंडिया ने एक ऑपरेशन अजय भी चलाया है। ऑपरेशन अजय क्या है इसको भी हम जान लेते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट हिट जो रीजन्स हैं वहां पर इंडिया के बहुत सारे सिटीजन्स फंसे हुए हैं। तो चूंकि कॉमर्शियल फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हैं, वो नहीं चल सकती हैं, तो ऐसे में जो भारत सरकार है उसने फैसला लिया कि हम ऑपरेशन अजय के द्वारा हम अपने इंडियंस को सेफली अपने यहाँ वापस बुलाएंगे। और एक छोटा सा न्यूज आइटम इसमें साथ में ये भी है कि इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पॉसिबल ग्राउंड असॉल्ट। इसी बीच गाजा पट्टी में इजराइल ने अभी एयर स्ट्राइक्स तो अपने लगातार किए ही हैं, वो अब तैयारी कर रहा है एक ग्राउंड असॉल्ट की, मतलब एक भूमिगत एक भूमि के स्तर पर, लैंड के स्तर पर एक ऑपरेशन चलाने के लिए वो कोशिश में है। और उसने एक वार्निंग भी दी है कि एक 24 घंटे के अंदर गाजा पट्टी के बहुत बड़े हिस्से को खाली कराने के लिए इसने वार्निंग भी थी जिसका विरोध किया था यूएन ने कि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू इवैक्यूएट सच अ लार्ज एरिया इन ओनली 24 आवर्स। तो ये न्यूज भी हाईलाइट की गई है। fleeing Palestinians have taken refuge in UN run schools, है ना। वहां पर एक जो सिचुएशन है दैट इज जस्ट वॉर लाइक सिचुएशन। स्टिल हमास जो है वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जबकि वो देख भी रहा है कि वो इस युद्ध में लगातार हार रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज आइटम है हमारा किसके बारे में, लाइफ, दैट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और ये जो हमारी करंटली जो पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की समिट है जिसको नाम दिया गया है P20 का एक P20 के जस्ट प्रीसीडिंग सेशन में मिस्टर बिरला, जो ओम बिरला है अपने स्पीकर, उन्होंने उसको संबोधित किया फोरम को, और उन्होंने बोला कि फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज आर नॉट एनफ। केवल नीतियां बनाने से और नियम बनाने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू फॉलो अ लाइफ स्टाइल दैट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली। हमें एक ऐसी लाइफ स्टाइल, एक ऐसी जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा जो कि एनवायरनमेंट के अनुसार उचित हो, ठीक है। तो ये जो P20 समिट, जो कि पार्लियामेंटेरियंस की एक समिट, एक स्पीकर्स की समिट P20 के नाम से जो हो रही है, उसके पहले ही ये मिशन लाइफस्टाइल पे फोकस किया गया है। हम लोग अपने थर्ड न्यूज आइटम पे चलते हैं कि व्हाट इज द कोर इशू इंडिया हैज क्लियर्ड नाउ। न्यू दिल्ली हैज क्लियर्ड कि
ये समझा जाना चाहिए कि इंडिया और कनाडा के बीच के बिगड़ते रिश्तों में कोर इशू क्या है, कोर प्रॉब्लम क्या है। तो वो जो कोर प्रॉब्लम है वो क्या है कि कनाडा इज द सेफ स्पेस फॉर टेररिस्ट एंड क्रिमिनल एलिमेंट्स। मतलब कनाडा लगातार टेररिस्ट के लिए, जो टेररिस्ट हैं और जो क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए इट इज बिकमिंग ए सेफ हेवन, एक बड़ा ही सुरक्षित शरण स्थल बनता जा रहा है कनाडा। तो ये मेन इशू है इंडिया कनाडा के बीच के बिगड़ते रिश्तों में, ठीक है। इसको समझा जाना चाहिए। द इशू ऑफ पैरिटी हैज बीन लिंगरिंग between the two countries since Canadian Prime Minister Justin Trudeau alleged that Indian agents were behind the June 18 killing of Hardeep Singh Nijjar। जो यहाँ से वापस G20 से वापस जाने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशन लगाया, ये आरोप लगाया कि भारत हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में शामिल था। तो ये हमारे देश को जरा भी ये हमारे लिए सहनीय नहीं था और हमने इसका पुरजोर विरोध किया। और इसी के चलते इससे एक नाराजगी सी जताते हुए अभी जो P20 समिट, जिसका अभी पहले की न्यूज में मैंने जिक्र किया, वहां पर कनाडा ने अपने जो इनके जो सीनेट के स्पीकर हैं मिस्टर रेमंड गैगने, उनको वहां नहीं भेजा है, जबकि हमने इनविटेशन भेजा था। तो दे हैज स्टेड अवे फ्रॉम दी P20 समिट। तो वो और देखा जाए तो ये इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं उनके लिए उनका ये स्टेप, कनाडा का ये स्टेप ठीक नहीं है। जबकि इंडिया ने इनवाइट भी किया था इवन आफ्टर कि उन्होंने एलिगेशन लगाया इंडिया के ऊपर, इतना अनग्राउंडेड, इतना निराधार उन्होंने एक आरोप लगाया, लेकिन तब भी इंडिया ने एक दरियादिली दिखाते हुए उनको इनवाइट किया। स्टिल उन्होंने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और वो नहीं आए, जो स्पीकर महोदय हैं कनाडा के। तो दिस इज दी सो इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि जो कोर इशू है वो ये है कि कनाडा अब अपने आप को एक टेररिस्ट के हेवन, टेररिस्ट के शरण स्थल को बनने से बचे। मतलब कनाडा को कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे उसकी ये छवि जो खराब हुई है उस पर सुधार हो सके, तभी इंडिया कनाडा के रिलेशन सुधर सकते हैं, पहले की तरह वो ट्रैक पे आ सकते हैं, राइट। अपनी लास्ट न्यूज आइटम है, टी इंडस्ट्री इज इन एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस सेज इंडियन टी एसोसिएशन इन अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट पब्लिश की है इंडियन टी एसोसिएशन ने और उसमें उसने बताया है कि जो भारत का जो चाय उद्योग है, जो भारत का चाय उद्योग है, वो एक गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जो गहरा आर्थिक संकट है वो क्या है और वो क्यों है चाय उद्योग के लिए, राइट। तो चाय उद्योग जो कि एक गहरा आर्थिक संकट जो आया है वो क्यों है, क्योंकि इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि जो वाइटल इनपुट्स जैसे कोल है, गैस है, उनके जो कॉस्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये जो वाइटल इनपुट्स के कॉस्ट बहुत तेज बढ़ रहे हैं और जबकि उसी पीरियड में जो प्राइसेस हैं दे आर स्लगिश। मतलब स्लगिश प्राइसेस विद राइजिंग कॉस्ट, ये मेन प्रॉब्लम है टी इंडस्ट्री की। जो करंटली जो टी इंडस्ट्री की मेन प्रॉब्लम है दैट इज स्लगिश प्राइसेस विद राइजिंग कॉस्ट। मतलब एक तरफ तो मूल्य वहीं पर बने हुए हैं, प्राइसेस वहीं अटके हुए हैं, जबकि जो लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, इसका मतलब है कि जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्टैग्नेट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब अंदर की डिमांड तो स्टैग्नेट हो ही चुकी है, बाहर जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था, तो इसमें ये एक पॉइंट को हाईलाइट किया गया है कि ईरान को जो एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से ईरान को जो एक्सपोर्ट होते थे वो करीब करीब हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 20% है। तो वो एक्सपोर्ट्स काफी तेजी से गिरे हैं। जब वो एक्सपोर्ट्स गिरे हैं तो फिर प्राइसेस तो बढ़ सकते ही नहीं है, बल्कि प्राइसेस और गिरेंगे, राइट। एक तरफ जबकि कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, लागतें बढ़ रही हैं। तो ये टी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और इसको सॉल्व करने के लिए टू मिटिगेट द सिचुएशन
जो इंडस्ट्री के जो भी हिमायती हैं या जो एसोसिएशन है, उन्होंने गवर्नमेंट से अर्ज किया है, गवर्नमेंट से निवेदन किया है कि RO, अब इस टर्म को आपको याद रखना पड़ेगा, RODTEP। ये क्या है? RODTEP क्या है? RODTEP यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। जो भी एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज या टैक्सेस, जो निर्यात पे जो कर लगाए जाते हैं, उन करों को कम किया जाए, उनको रेमिट किया जाए, तभी ये स्थिति सुधर सकती है। तो यानी कि जो सॉल्यूशन दिया है इंडस्ट्री एसोसिएशन ने, वो क्या दिया है कि इनहैंसिंग दी RODTEP, enhancing the efforts of remission of duties and taxes on export products। ठीक है, तो this was all from our side for today's analysis, और आगे भी हम इस टाइप के एनालिसिस कंटिन्यू रखेंगे डेली बेसिस पे। एंड कमेंट आप बताइए कि ये आपको कैसा लगा। थैंक यू ऑल।